नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 7 के बारे में, तो हम इसके 3 पार्ट पहले पढ़ चुके थे, यानी 3 क्लासें हो चुकी थी इसकी। आज चौथी और अंतिम क्लास है, इसमें आज आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो जो पिछली क्लास में हमने कुछ आवर्तता के गुण पढ़े थे उसके बारे में, तो आज हम उसका एक अन्य गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो अलग से पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में। वैसे तो हमने जैसे रसायन विज्ञान स्टार्ट किया था, इससे पहले 2 बेसिक क्लासें हुई थी, उसके बारे में संयोजकता को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, तो आप वो जरूर देख लें। इसकी बेसिक क्लास है 2 शुरू में रसायन विज्ञान की, वो। तो हम बात करते हैं संयोजकता के बारे में। तो संयोजकता क्या होती है? तो संयोजकता वो होती है जैसे कोई भी परमाणु होता है, किसी भी तत्व का कोई परमाणु, उसके बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे संयोजकता का निर्धारण होता है। जैसे देखते हैं परिभाषाएं, किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उस तत्व की संयोजकता का निर्धारण होता है। जैसे मान लो अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता 8 कैसे बताते हैं कि ऑक्सीजन में पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, दूसरे में 6। तो दूसरे कोश में कितने होने चाहिए? जैसे आपको बताया KLM, K में अधिकतम 2, इसमें 8, इसमें 8। तो K में तो 2 पूरे हैं, L में कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे, 2 कम रह रहे हैं। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? -2। यानी किसी भी कोश के बाहरी कोश में, जिसमें सबसे बाहरी कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उससे संयोजकता का निर्धारण होता है। जैसे सोडियम में बात करें तो सोडियम आता है 11 नंबर पे। Na से लिखते हैं, सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 पे। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 और 1 इसमें। तो इससे निर्धारण हो रहा है, ये क्या करेगा? दूसरे को दे देगा, तो इसकी संयोजकता +1 हो जाएगी। ठीक है, तो संयोजकता का निर्धारण देखो कैसे हो रहा है, बाहर वाले कोश से। अंदर वाले पूरे हो गए तो उससे मतलब ही नहीं है अपने को, तो बाहर वाला कोश देखना है। जो बाहर वाला कोश है इसके अंदर से पता लगेगा कि इसकी संयोजकता कैसे होती है। अगर मान लो वो दे रहा है तो उसकी संयोजकता प्लस में हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस में हो जाएगी संयोजकता। तो होगा निर्धारण बाहर वाले कोश से। तो ये इसका मतलब हो गया निर्धारण बाहर से। अब एक ही वर्ग के सभी सदस्य, जैसे अपन आवर्त सारणी की बात की थी, आवर्त सारणी की जैसे बात कर रहे थे, तो एक ही वर्ग के सभी सदस्य होते हैं। जैसे आवर्त सारणी आपको इस तरह से बनाते हैं, कुछ इस तरह से आपकी आवर्त सारणी बनी होती है। ये होते हैं इसके वर्ग, ये इसके वर्ग है। तो इस एक वर्ग में ये वर्ग ले लो, ये वर्ग ले लो, ये ले लो, ये ले लो, यानी एक ही वर्ग में जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, उनकी संयोजकता हमेशा समान होती है। जैसे जैसे आवर्त में इधर बढ़ेंगे तो संयोजकता में बदलाव होगा। एक ही वर्ग में अगर ऐसे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे ऐसे, तो संयोजकता कोई भी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी पर ही खत्म होता है हमेशा। जैसे मान लो कोई लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह रहे हैं, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही रहेंगे, तो प्लस में 2 संयोजकता रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिस वर्ग में आएगा उस एक वर्ग की, ये नहीं, एक वर्ग में जितने भी सदस्य उनकी संयोजकता समान रहेगी, चाहे वो कोई सा ही वर्ग हो। और एक बात ध्यान रखना है, लास्ट वाला 18वां वर्ग जो होता है, वर्ग कितने होते हैं? 18 बात की थी। तो 18वें वर्ग के अंदर क्या होते हैं? सभी कोश पूरे हो जाते हैं। जैसे 18वें कोश में क्या होगा? जैसे मान लो पहला 18 नंबर पे आता है, तो क्या होगा? देखो पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तभी 18 होगी। तो तीसरे कोश में 8 होने चाहिए, 18 पूरे हैं, तो बताओ संयोजकता कितनी होगी? 0। तो सामान्यतः क्या लगभग सभी 18वें वर्ग के सभी तत्व होते हैं, उनकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है, कोई संयोजकता नहीं होती, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही देगा, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0। तो देखो अब बात करते हैं वर्ग की। सबसे पहला ब्लॉक आता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर क्या होता है? पहला और दूसरा वर्ग आता है। पहले और दूसरे वर्ग के अंदर की संयोजकता क्या होती है? 1 या 2 होगी, या तो एक तत्व एक संयोजकता होगी या 2। बाहरी कोश से निर्धारित करेंगे, क्योंकि इसमें तो एक तत्व आता है या 2। दूसरा देखो पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है? जैसे अपन पहले बात कर चुके थे ब्लॉक के बारे में, तो पी ब्लॉक होता है 13 से 17 तक। तो इसमें संयोजकता कितनी होती है? पहले 1 से 4 तक बढ़ेगी। जैसे इसमें जाएंगे ना पी ब्लॉक के अंदर, तो संयोजकता पहले क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे मान लो इधर जाएंगे तो संयोजकता, जैसे मान लो ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर जाएंगे तो क्या होगा? जैसे मान लो 13 से लेके 17 है ना, मान लो ये 13 है, यहाँ 17 है, तो 13 से लेके 17 तक जाएंगे तो पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी। 4 तक पहले बढ़ेगी, यानी संयोजकता 1 2 3 4, 4 तक बढ़ेगी, फिर वापस कम होगी, 3 2 1 ऐसे। पहले संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है। किसके अंदर? पी ब्लॉक के अंदर।
पी ब्लॉक के अंदर 13 से 17 तक वर्ग होते हैं वो आते हैं। इसके अंदर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है फिर घटती है। लेकिन और ध्यान रखना है कि कोई तत्व मान लो ऑक्सीजन से संयोजकता कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो उस तत्व में क्या होता है, या मान लो कोई ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कोई यौगिक बना रहा है तो उसके अंदर संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है, 1 से 7 तक संयोजकता बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। अब देखो कैसे संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ेगी। जैसे तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। देखो ये H2S है, ये गैस है H2S। H2S क्या करता है, देखो यहाँ पर संयोजकता H कितने होते हैं, 2 प्लस के 2 हो गए, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी सल्फर की, ये संयोजकता इससे ऊपर जाएगी ना, इसको इधर भेजेंगे इसको इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा H प्लस और S माइनस 2। यहाँ संयोजकता कितनी है सल्फर की, 2 संयोजकता सिर्फ पूछे तो 2 संयोजकता है, ठीक है। इसकी निकालते हैं तो इसकी देखो 6 आएगी संयोजकता। कैसे आएगी, अगर इसको हल करें H को इधर भेजो तो यहाँ ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु क्रमांक 2, तो ये इसके ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ O इसके साथ 2 था यहाँ पे, अगर यहाँ 2 कर देते यानी काट रखा है यहाँ पे, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे -2। तो इसको बराबर करेंगे तो क्या होगा, इसको भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको भी 2 है नीचे, तो ये कितनी होगी इसकी संयोजकता है 6 हो जाएगी। यहाँ पर सल्फर की संयोजकता है कितनी दर्शा रहा है 6, यानी हाइड्रोजन से जब संयोजकता करता है तो उसकी संयोजकता अलग होती है, और जो ऑक्सीजन से करता है तो 7 तक बढ़ जाती है उसकी संयोजकता, प्लस के अंदर बढ़ेगी उसके अंदर, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट संयोजकता के अंदर 18वें वर्ग की संयोजकता सामान्यतः क्या होती है, शून्य। ये आपको समझा तो कि 18वें वर्ग में क्या होता है, सारा का सारा वर्ग पूरा हो जाता है, ना तो एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है ना ही ज्यादा रहता है, बाहरी कोश पूर्ण हो जाता है, यानी बाहरी कोश पूरा भरा होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन कम नहीं होता, जितने होने चाहिए उतने के उतने होते हैं, तो इससे क्या होता है संयोजकता शून्य होता है। अब देखते हैं डी ब्लॉक के लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। डी ब्लॉक हो गया एक लैंथेनॉइड, यानी एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जो सारणी में नीचे बने होते हैं। उसके अंदर क्या है, एक तत्व है, एक ही तत्व क्या होता है 2-3 संयोजकताएं दर्शाता है, यानी 2-3 संयोजकताएं बता देगा, 2 या एक से अधिक जो भी संयोजकताएं दर्शाता है, मतलब एक से सभी की संयोजकता क्या होती है ज्यादा होती है, तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, परिवर्ती संयोजकता, यानी ऐसी संयोजकता को परिवर्ती संयोजकता, यानी परिवर्तित हो रही है, 2 संयोजकताएं होती है उन तत्वों की, ठीक है, उनको क्या कहते हैं परिवर्ती संयोजकता। तो ये हो गया अपने संयोजकता के बारे में। देखो एक ही वर्ग के सभी सदस्य संयोजकता समान होती है, 1 और 2 वर्ग में संयोजकता 1 और 2 होती है 13 से 17 तक, 1 से 4 तक बढ़ती है फिर कम होती है, लेकिन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है तो 1 से 7 तक बढ़ेगी। 18वें वर्ग की संयोजकता शून्य होती है, और डी ब्लॉक लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व एक से अधिक संयोजकताएं दर्शाते हैं, मान लो 2 भी होगी और 6 भी होगी, तो ऐसे ऐसी संयोजकताएं 2-3 संयोजकताएं दर्शाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं परिवर्ती संयोजकता। अब आगे देखते हैं परमाणु आकार, यानी परमाणु आकार क्या होता है। तो परमाणु आकार किससे निर्धारित होता है, परमाणु की त्रिज्या से, और परमाणु त्रिज्या कौन सी होती है अपन बात कर चुके हैं, सबसे बाहरी कोश जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वहां से नाभिक, ये नाभिक है और ये बाहरी कोश है, इसके बीच की त्रिज्या क्या कहलाती है, ये परमाणु त्रिज्या, ये होती है परमाणु त्रिज्या। इसी से ही निर्धारित करते हैं, जैसे वर्ग का सूत्र लगा के जैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है, वैसे इसका परमाणु आकार ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता है। परमाणु किसी का परमाणु स्वतंत्र परमाणु लेकर, पहले तो स्वतंत्र परमाणु लेना अलग करना ही बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद उसकी त्रिज्या ज्ञात करना उतनी मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर ज्ञात करें तो ऐसे कह सकते हैं, पहले उसके परमाणु की त्रिज्या पता लगाना पड़ेगा, जिससे उसका परमाणु आकार पता लग सकता है। अब इसके बाद देखते हैं परमाणु त्रिज्या के प्रकार। परमाणु त्रिज्या 2 प्रकार की होती है, यानी परमाणु त्रिज्या के 2 रूप होते हैं, कह सकते हैं सहसंयोजक त्रिज्या और वैन डेर वाल्स त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, जब एक ही तत्व के 2 परमाणु, एक ही तत्व के 2 परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हो तो परमाणु के बीच की नाभिक की दूरी का आधार, जैसे देखो यहाँ चित्र बना के समझाते हैं, ये मान लो एक परमाणु है इसका नाभिक है, ये दूसरा परमाणु है इसका नाभिक, वैन डेर वाल्स से जुड़ेगा तो सहसंयोजक बंध जुड़ेगा तो आपस में जुड़ेगा, ये इस तरह से बीच में आ गया ना, दोनों इस तरह से जुड़ेगा, तो इसका केंद्र कौन सा है, ये, और इसका ये, तो इस दोनों के बीच की दूरी ये दूरी है, टोटल दूरी कहां से है, ये यहां तक की दूरी है, लेकिन अपने को क्या लेना है, इसका आधा लेना है, यानी यहां तक की, ये इतनी दूरी है यहां से यहां तक की, ये त्रिज्या कौन सी कहलाती है, इसको लिखते हैं अपन आर सी से, यानी वैन डेर वाल्स त्रिज्या है।
सॉरी सहसंयोजक त्रिज्या है। ये कौन सी त्रिज्या है? सहसंयोजक त्रिज्या। ये नाभिक है दोनों, इसके बीच की दूरी का आधा करना है, यहां से यहां तक की लेनी है, दूरी इतनी है, इसका आधा करेंगे तो अपने पास आ जाएगी सहसंयोजक त्रिज्या। और वैन डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है? ठोस अवस्था में एक पदार्थ के दो निकट स्थित आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं। ठोस में क्या होता है? परमाणु ऐसे रहते हैं, ऐसे पास पास में रहेंगे, तो इसका नाभिक कौन सा है? ये रहा, और इसका नाभिक ये रहा, इसके बीच की दूरी का आधा कर दो ये, तो ये कौन सा हो गया? ये होती है वैन डेर वाल्स त्रिज्या। ये सहसंयोजक त्रिज्या है, ये वैन डेर वाल्स त्रिज्या है। तो इसको सहसंयोजक त्रिज्या को लिखते हैं आरसी से और इसको लिखते हैं आरडब्ल्यू से। आप दोनों में देख सकते हैं कौन सी बड़ी होगी? साफ सा दिख ही रहा है कि ये तो इसके बीच में जाएगा, तो दोनों थोड़ी कम हो जाएगी, ये बड़ी होगी। तो हमेशा और हमेशा ऐसा होता है कि जो आरडब्ल्यू होता है वो आरसी से हमेशा बड़ा होता है, ये याद रखना। यानी वैन डेर वाल्स त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है हमेशा। वैन डेर वाल्स त्रिज्या हमेशा और हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होगी। इसके बाद देखते हैं आवर्त सारणी के अंदर। आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे जाते हैं, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोष की संख्या बढ़ती जाएगी। मान लो पहले में एक कोष है, दूसरे में 2 कोष हो गए, तीसरे में 3 कोष हो गए, इसमें 4 कोष हो गए, तो परमाणु साइज वैसे बढ़ जाएगा। क्योंकि ये नाभिक है, इससे दूरी पहले इतनी है, अब नाभिक से दूरी इतनी होगी और अब नाभिक से दूरी इतनी होगी, तो ऊपर से नीचे जाएगी, त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार भी बढ़ेगा। लेकिन एक ही आवर्त के अंदर, ये वर्ग की बात है, यहाँ पर आवर्त की बात करें, आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। इधर से इधर जाएंगे तो परमाणु आकार घटेगा, ध्यान रखना, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। इधर जाएंगे तो घटेगा, क्यों? इधर जाएंगे तो कोष की संख्या नहीं बढ़ेगी, सिर्फ उसमें परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे इसके लिए देखो, मान लो पहले में कितने हैं, ये मान लो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और यहाँ पर, इससे मान लो जितने भी ये नाभिक हो गया। इसके आगे वाले जाएंगे तो अंदर तो 2 ही रहेंगे, लेकिन बाहर वाले परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो अंदर भी बढ़ जाएंगे परमाणु, तो इससे ये त्रिज्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। कोष नहीं बढ़े और परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है तो उनका आकर्षण बल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, अंदर परमाणु बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो नाभिक भी बड़ा हो जाएगा और बाहर से इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच के रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसके परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी। यानी जैसे जैसे आवर्त की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे परमाणु आकार घटता है। परमाणु त्रिज्या घटेगी तो परमाणु आकार घटेगा। और ऊपर से नीचे जाते हैं आवर्त सारणी में तो क्या होता है? हमेशा और हमेशा परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि कोष की संख्या बढ़ेगी। एक भी कोष बढ़ जाता है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तो इससे आपको समझना है परमाणु की वैन डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है? ये वैन डेर वाल्स त्रिज्या और ये सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं? जब 2 परमाणु क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं सहसंयोजक बंध द्वारा, तो वापस में ऐसे जुड़ेंगे, एक दूसरे के बीच में चले जाएंगे, तो इसकी ये त्रिज्या इसका आधा, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। वैन डेर वाल्स में क्या होते हैं? एक दूसरे से टकरा के होते हैं, तो दोनों की नाभिक के बीच की दूरी का आधा वैन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। तो ये हो गया इसके बारे में बात। अब बात करते हैं आगे धात्विक और अधात्विक गुण के बारे में। तो धात्विक गुण कौन से होते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? धात्विक गुण। जैसे कोई भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे बारीक कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन देखते हैं बारीक कोष में 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लो 2 है या 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन देने की यानी त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? धात्विक गुण होता है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है वो उसका गुण धात्विक गुण कहलाता है। यानी वर्ग 1 की आवर्त सारणी के अंदर देखते हैं, ये आवर्त सारणी है, इसका पहला वर्ग, ये वर्ग, ये इसका कौन सा वर्ग है? पहला वर्ग। इसके अंदर कौन सी धातु होती है? क्षार धातु होती है। सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं, ये सबसे अधिक विद्युत धनी होते हैं, यानी सबसे ज्यादा इसमें ताकत होती है विद्युत धनीता की। ये सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बन जाते हैं, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन होता है इनके बारीकों से, पहला है तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बारीकों में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा, तो ये आसानी से त्याग देता है। तो आसानी से त्याग देता है तो ये इसके क्या होता है? ये सर्वाधिक धात्विक गुण होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा वो सर्वाधिक धात्विक होगा, जो मुश्किल से त्यागेगा वो कम धात्विक होगा। होगा तो धात्विक लेकिन कम धात्विक होगा।
तो जो इलेक्ट्रॉन यानी आपसे पूछ रहे सबसे अधिक धात्विक तत्व कौन से होते हैं, एक पहले वर्ग के, कौन से वर्ग के, पहले वर्ग के। इसमें भी कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेंगे। अब देखते हैं अधात्विक गुण। अधात्विक कौन से होते हैं, किसी तत्व में क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करने की, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अधात्विक गुण। यानी ऋणायन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे मान लो बाहरी कोश में क्या हो, जैसे 2 यहाँ 7 है मान लो, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अधात्विक गुण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधात्विक गुण कहलाती है। अब देखो इसमें सबसे अधात्विक गुण किसमें होते हैं, 17 में। तो ये तो पहला हो गया, तो 18वां क्यों नहीं हुआ, 18वां वर्ग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 18वें वर्ग में क्या होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। तो उसके अंदर संयोजकता क्या हो जाती है, 0, ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही देता है, वो किसी से मतलब बंदी नहीं बनाता है। तो 17वां वर्ग है, टोटल 18 वर्ग होते हैं। 17वें वर्ग के अंदर क्या है कि हैलोजन वर्ग के, यानी 17वें वर्ग को हैलोजन वर्ग कहते हैं। इस तत्व को सरलता से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यानी ये 18वां वर्ग मान लेते हैं, ये 17, ये तो हो गया 18वां, ये 17वां वर्ग। इस वर्ग के क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है इनके पास, ये आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सबसे क्या करते हैं, प्रबल अधात्विक, यानी सबसे ज्यादा अधात्विक होते हैं। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो वो क्या होते हैं, कम अधात्विक होते हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब देख लेते हैं आवर्त सारणी में कैसे कैसे जाने पर उसकी संयोजकता कम या ज्यादा होती है। तो देखते हैं आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण होता है, उसमें वृद्धि होती है। यानी ये धात्विक यानी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागने की जो गुण है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने में वृद्धि होगी, लेकिन इसका उल्टा अधात्विक गुण में क्या होगा, कमी हो जाएगी। अधात्विक में कौन सा होगा, आपको पता था, सबसे पहले अपने आप बात कर रहे थे आवर्त सारणी की, तो क्या कर रहा था, फ्लोरीन होता है, वो सबसे प्रबल क्या होता है, अधात्विक गुण रखता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो ये देखो ऊपर से नीचे जाएंगे तो अधात्विक गुणों में कमी होगी, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। देखो ध्यान रखना, इसका कंफ्यूजन नहीं हो जाए। अधात्विक गुण तो क्या करते हैं, कमी करते हैं, और धात्विक गुण बढ़ते हैं ऊपर से नीचे जाने पर। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर, इधर से इधर जाए तो धात्विक गुण में कमी होती है और अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। यानी इधर वाले का उल्टा इधर हो जाएगा। बाएं से दाएं जाएंगे यानी आवर्त सारणी में इधर जाएंगे, यानी एक ही आवर्त में जाए तो ये हो गया आवर्त में जाने पर, एक ही आवर्त में। ये किस में जाते हैं, एक ही आवर्त में, और ये किस में जाते हैं, एक ही वर्ग में। ये भी एक ही वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अधात्विक गुणों में कमी होती है और धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। जबकि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, धात्विक गुणों में कमी होती है। यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसकी प्रवृत्ति थोड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसकी प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाएगी। तो ऐसे ही, और अधात्विक गुणों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अब देखते हैं आवर्त सारणी के बारे में। ये जो आवर्त सारणी है इस तरह से आपके बनी हुई है, आपने देखी थी आवर्त सारणी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो इधर वाला जब भाग है आवर्त सारणी का, ये है बायां भाग, ये है दायां भाग। तो बाएं भाग के अंदर क्या है, यहां सारी कौन सी है, धातु है। ये बाएं भाग, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है यहाँ पर, इससे इधर वाला बायां भाग कहलाता है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है इससे इधर बायां भाग कहलाता है और इधर दायां भाग। तो बायां भाग के अंदर, सारणी के अंदर क्या है, धातुएं, यानी सारणी के किस भाग में है, बाएं भाग में, ठीक है। अधातु, अधातु कौन सी है, इस जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है इससे इधर, ये है अधातु। यानी कौन से भाग में बात करें, सारणी के दाएं भाग में। सारणी के दाएं भाग में। और जो ये बीच में टेढ़ी मेढ़ी लाइन है इससे इधर और इधर मार रहे हैं, ये क्या होती है, उपधातु होती है। जो बीच में टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, जो आपको बीच में टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है, ये क्या होती है, उपधातु। तो पहले देख लेते हैं उपधातु होती कौन सी होती है। उपधातु वो होती है जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, दोनों के गुण होते हैं, वो उस पर काम करती है। वो कौन सी होती है, उपधातु। ताप के ऊपर होता है, कुछ ताप पर वो धातु की तरह व्यवहार करती है, कुछ ताप पर अधातु की तरह व्यवहार करती है। तो वो कौन सी होती है, उपधातु। यानी वो धातु की तरह भी व्यवहार कर सकती है और अधातु की तरह भी। तो जो सारणी में यहाँ पर है, जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक, जर्मेनियम आर्सेनिक हो गया, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, तो ये कौन सी होती है, इस तरह से यहाँ टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी हुई है, वो कौन सी है,
उपधातु की। तो उपधातु आपको याद करनी है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, 2-3 उपधातुओं के नाम लिखिए। तो उपधातु कौन सी होती है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोल्यूरियम और पोलोनियम। ये क्या है? उपधातुएं, जो धातु के भी गुण रखती है और अधातु के भी दोनों ही गुण जिसमें होते हैं, वो कौन सी होती है? बोरॉन। अब देखो सारणी के अंदर अपन बात करें धातु यानी बाएं भाग वाले, इसके ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड, धातु के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है। जैसे मान लो अपने पास है सोडियम, इसके साथ ऑक्सीजन मिल गई तो सोडियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन मिल गई तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो यानी ये धातु का ऑक्साइड कहलाएगा। इधर धातु है, इसका ऑक्सीजन जुड़ गई तो धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के। कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति। अधातु अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधातु होते हैं जो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। धातु और अधातु, धातु क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, अधातु अम्लीय प्रवृत्ति के। अब एक ध्यान और रखना है आपको, यहां पर जो 18वां वर्ग होता है, ये 18वां वर्ग, इसको उत्कर्ष गैस भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। उत्कृष्ट गैस, जो हेलोजन गैस या उत्कर्ष गैस कौन सी होती है? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस वो होती है जो दूसरे से अभिक्रिया जल्दी से नहीं करती है। जैसे जिसका कोष पूरा पूरा होता है, कोष जिनका पूरा पूरा होता है वो कौन सी होती है? उत्कृष्ट। जैसे हो गया हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, इस तरह से जो गैसें हैं ये कौन सी होती है? ये देखो 2 नंबर पे आएगी, ये 10 पे आएगी, ये 18 पे आएगी। जहां पर कोष पूरा हो जाता है, एक भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम नहीं रहता, जिनका कोष पूरा पूरा होता है, या जिनकी सांद्रता 0 होती है, ये उत्कृष्ट गैसें भी कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो हो गई अपने आवर्त सारणी की बात। तो ये जो थी आपकी बात आवर्त सारणी के बारे में, जैसे हमने बात की, तो आपके चैप्टर के हिसाब से बस इतना ही था इसके अंदर। तो इस चैप्टर को आपको सबसे महत्वपूर्ण ये बात ध्यान रखनी है। अब जो बात करेंगे अपन इसके प्रश्नों के बारे में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर से आपके एक ही प्रश्न आएगा बोर्ड के अंदर, और जो होगा 5 नंबर का। तो ये 5 नंबर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान में रख के बनाया गया इसको। तो आपको इसको सॉल्व यानी हल करने की बहुत ही आवश्यकता है। आप इसको हल करके जरूर देखें इन प्रश्नों को, और इनको समझने की कोशिश करें, इसमें क्या क्या उत्तर देना है, और कॉपी में लिखकर उत्तर जरूर दें। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको जरूर सॉल्व करना है। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और समझना है, इसके उत्तर देने हैं आपको कॉपी में, अपनी कॉपी में। जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं सभी देख रहे हैं, एक एक प्रश्न ध्यान से पढ़ें। ये जो प्रश्न आ रहे हैं, एक एक प्रश्न आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इसको महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देखें। तो ये जो प्रश्न अभी आपने देखे, ये आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज हमें जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई सुझाव हो तो हमें जरूर दें। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।